नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश नेगी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से बाजार आज तक चैनल पे। आपने हमारी पिछली वीडियो को भी बहुत अच्छा प्यार दिया और हम चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें। इस बार हम आप लोगों के लिए लेके हाजिर हैं एक नए आईपीओ अपडेट के साथ में, जो है सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड, और उसी के साथ में सुप्रिया लाइफ साइंस के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के अपडेट्स को लेकर के। तो हम देखेंगे क्या सुप्रिया लाइफ साइंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट चल रहा है, कितनी उसमें तेज़ी और कितनी उसमें गिरावट है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट चल रही है। और उसके बाद सीएमएस इन्फो सिस्टम के कंपनी के बारे में जानेंगे, जिसका कल आईपीओ लॉन्च होने वाला है और आपके पास निवेश का मौका है। तो हम जानेंगे कि कंपनी कैसी है, किस सेगमेंट में वर्क कर रही है, क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं और क्या उसमें आगे अप्लाई किया जा सकता है आईपीओ के लिए कि नहीं। ये सब हम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उस पर ज़्यादा अच्छा बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आइए तो दोस्तों, हम देखेंगे कि क्या आज सीएमएस इन्फो सिस्टम का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में हम लोग सुप्रिया लाइफ साइंस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी जानेंगे कि क्या उसमें तेज़ी है और क्या उसमें गिरावट चल रही है और मार्केट्स के क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पे इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सीएमएस कंपनी की कुछ कंपनी डिटेल्स और जानते हैं ये कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और कैसे काम अभी यह कर रही है प्रेजेंट में। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखेंगे कि जो सीएमएस इन्फो सिस्टम कंपनी है वो बेसिकली एक लार्जेस्ट एटीएम कैश मैनेजमेंट कंपनी है। इनका जो बेसिकली वर्क है वो इसी सेक्टर के अंदर बेसिकली है, एटीएम कैश मैनेजमेंट के अंदर। इसी के साथ में वो कुछ और वर्क्स भी करती है, पर मेजर सेक्टर इनका यही है। सीएमएस इन्फो सिस्टम है वो देखा जाए तो 2009 के अंदर इसके अंदर ब्लैकस्टोन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था और इसे एक्वायर किया था मिस्टर रमेश ग्रोवर द्वारा, जिन्होंने 1976 में सीएमएस कंप्यूटर्स की स्थापना की थी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कॉलिब्रेशन है और काफ़ी टाइम हो चुका है और सक्सेसफुली ये रन भी कर रहा है। जैसे कि हमने बताया कि कंपनी एटीएम कैश मैनेजमेंट वर्क करती है, उसी के साथ में इनके मैनेजिंग असेट्स टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एंड टू एंड आउटसोर्स बेसिस फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज रिटेल एंड ई कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया। तो मतलब इसके साथ में कहीं ना कहीं इनके और भी कुछ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जिसके अंदर ये कंपनी बेसिकली वर्क कर रही है। बट कहीं ना कहीं एटीएम कैश मैनेजमेंट मतलब जो बहुत से एटीएम जैसे कैश वैन्स होती हैं आपके, देखा जाए तो इनकी काफ़ी कैश वैन्स है, 3000 या 4000 के अप्रॉक्स इनकी कैश वैन्स हैं और इनके करीब 238 ब्रांचेस हैं टोटल। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी फैली हुई है और काफ़ी इंडिया के करीब करीब हम कह सकते हैं सभी शहरों के अंदर ये इस कंपनी के ब्रांचेस हैं। और एटीएम कैश मैनेजमेंट की बात करें तो हम जैसे कि जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैश मैनेजमेंट कंपनीज़ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और कहीं ना कहीं जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से कैश मैनेजमेंट कंपनीज़ की जो है वो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल उनके अंदर देखने को मिला है, क्योंकि लोग अब कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस के लोगों के पास और बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड ऑप्शन आने लगे हैं, चाहे वो फ़ोन पे, गूगल पे या अब जैसे कि व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लोगों में कैश का यूज़ थोड़ा सा कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट की जो कंपनीज़ है उन पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा या आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सक्सेसफुली रन कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे नेट या डिजिटलाइजेशन होना अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आज भी लोग कैश में ही वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी लोग एटीएम का यूज़ करते हैं, कैश वैन्स का यूज़ करते हैं, बैंक्स का यूज़ कर रहे हैं आज भी एज़ फॉर कैश। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी भी इसके लिए काफ़ी सेक्टर बचा हुआ है। शहरों की बात ना करें तो कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अभी भी कैश में वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है वर्क के लिए और फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन कितने टाइम तक है और कब तक है ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर बाकी चीज़ों के बारे में देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली
उसके अलावा भी और जगह इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि हमने बात करी कि मिस्टर रमेश ग्रोवर की फैमिली से 1976 के अंदर उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन सभी बातों का हमें देखना पड़ेगा, कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी रिलायबल है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये सब भी हम लोग देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो किस सेगमेंट में कितना सक्सेसफुली रन कर रही है दोस्तों। तो इसी में अगर आगे हम देखें तो जो ये कंपनी है उसकी अंदर देखा जाए तो CMS sees through the implementation of an infrastructure from start to finish. We take a control over site function, single point of contact between the various vendors, track the progress, various stages until the completion, provide the quality certification council with the handover। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो और भी हैं जो अगर कुछ कंपनीज में वर्क करी है जो ATM इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराती है। उसके साथ में ये कंपनी बेसिकली कहीं ना कहीं इससे भी समझ में आता है कि एक ATM के अंदर इनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरे देश में काम कर रहा है। और उसी के साथ में अगर मैनेजमेंट सर्विसेज की बात की है तो एक कॉमन कंट्रोल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड अदर सिक्योरिटी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एज वेल एज रिमोट मॉनिटरिंग फॉर द ATMs। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ATMs में अगर वर्क करना है कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी उसमें भी वर्क कर रही है, उसको मेंटेन कर रही है, उसका मेंटेनेंस भी कर रही है, उसको बना भी रही है इसलिए, और अदर कंपनीज़ को भी कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है कि अदर वेंडर्स भी हैं तो उनको वो प्रोवाइड करा सके अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स की। तो कंपनी दोनों सेक्टर के अंदर अच्छा वर्क करी है। और कैश मैनेजमेंट की जैसे हमने बात करी कि ATM replenishment services, cash pickup and delivery network, cash management and verification services, cash and transaction for bank। कहीं ना कहीं एक कैश मैनेजमेंट का पूरा फ्लो इन्होंने देख रखा है और उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है कि उसकी डिलीवरी करना, कैसे कैश को पहुंचाना है ATMs तक, ATM से। उसके लिए भी कई आजकल कुछ प्राइवेट कह सकते हैं सेक्टर्स को टेंडर दिए जाते हैं कि आपको कैश मैनेजमेंट को मैनेज करना है ATM से बैंक, बैंक से ATM, इसके लिए भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और अगर उसके सॉफ्टवेयर्स में कोई इशू आते हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उसके मेंटेनेंस से लेकर के उसको मैनेज करने के लिए भी ये कंपनीज ही रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो कंपनी के पास काम काफ़ी बड़ा है क्योंकि कंपनी का काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो की है मार्केट में और कितनी ज़्यादा कर रखी है। तो कहीं ना कहीं एक पैन इंडिया का भी इनके अंदर कह सकते हैं, पैन इंडिया टाइप का कंपनी का वर्क है और कंपनी बहुत सी सिटीज़ के अंदर वर्क कर रही है करंटली। अगर इसी में आगे देखें हम लोग कंपनी के रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें कि कंपनी ने पिछले 3-4 साल में कैसे ग्रोथ किया है। लेकिन अगर हम देखें पिछले 3-4 साल के अंदर हमने पिछले 5 साल में हमने नोटबंदी भी देखी है और पिछले 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं हमने मार्केट के अंदर लॉकडाउन जैसी कंडीशंस भी देखी हैं जिनके अंदर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैश को छोड़ करके डिजिटल पेमेंट्स के अंदर पेमेंट किया है, हम ये देख सकते हैं। और नोटबंदी के करीब 1 साल के दौर तक लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इनके रेवेन्यूज़ में कितना इम्पैक्ट आया है। अगर हम बात करें, हम 19, 20 और 21 की अगर बात करें अभी तक के इनके रेवेन्यूज़ की, तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेवेन्यूज़ में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। अगर हम ये देखें कि कंपनी जो है वो टोटल रेवेन्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ साल बढ़े भी हैं तो कुछ साल घटे भी हैं इसलिए। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अगर पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे करीब 168 करोड़ के आसपास 2021 को देखें और अभी तक करीब 84 करोड़ के अप्रॉक्स कंपनी मुनाफा कमा चुकी है। और जो अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो कंपनी ने करीब 134 करोड़ का 2020 मार्च तक मुनाफा कमाया था। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और अपने लास्ट 96 करोड़ से कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। आगे कितना ग्रो करती है वो हमें देखना ज़रूर है उसके बाद। और कंपनीज़ के रेवेन्यू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं
कि कंपनी का रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़ा है और पहले के करीब करीब बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पर करीब करीब इक्वल है उसके, देख सकते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं कि 1321 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यू हम दे सकते हैं, जो लास्ट ईयर करीब 1388 करोड़ के अप्रॉक्स थे और उससे पहले करीब 1160 करोड़ के अप्रॉक्स थे। तो कहीं ना कहीं 19 से 20 में हमें ग्रो देखने को मिला, उसके बाद 20 से 21 में बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट एक स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि कंपनीज़ पे इम्पैक्ट आया है, मार्केट्स पे इम्पैक्ट आए, पर डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी स्टेबल की हुई है मार्केट के अंदर, अपने बिजनेस को मेंटेन की हुई है। तो ये बहुत अच्छे कह सकते हैं साइन है किसी कंपनी के, और सिंबल है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं हम लोगों को। हाँ, हम आगे देखते हैं इसके अंदर आईपीओ की डिटेल्स की। कंपनी आईपीओ कैसा आ रहा है। इशू साइज़ की बात करें कंपनी के, तो करीब कंपनी का 1100 करोड़ का इशू प्राइस साइज़ लेकर के आ रही है। तो काफ़ी बड़ा हम कह सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर कोई कंपनी आ रही है पहली बार, तो काफ़ी अच्छा इशू साइज़ लेकर के आ रही है। उसके बाद करें आईपीओ की प्राइस की, जो सबसे मेन है कि आईपीओ क्या प्राइस रहेगा, तो हम देखेंगे 206 रुपये से लेके 216 रुपये तक का इस आईपीओ का प्राइस रहने वाला है। देखा जाए तो आईपीओ का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है अगर कंपैरिजन किया जाए लास्ट के जो हमारे करीब 8-10 आईपीओज़ आए हैं उसमें देखा जाए, तो कंपनी 1100 करोड़ होने के बावजूद 200 रुपये के अप्रॉक्स अपना प्राइस रखा है। तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस है, जिसके अंदर अगर मार्केट लॉट्स की बात की जाए तो करीब हम मार्केट लॉट्स के अंदर हमें एक लॉट के अंदर करीब 69 शेयर हमें मिलेंगे। और 69 उसके बाद में देखा जाए कि मिनिमम हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है दोस्तों, तो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा 216 रुपये के हिसाब से हम लोग देखें तो 14,904 रुपये आपको मिनिमम एक लॉट के लिए आपको यहाँ देना पड़ेगा, जिसमें आपके 69 शेयर्स आएंगे। और उसके अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका आता है वो करीब 1,94,000 के आसपास आपका आता है। एग्जैक्टली बात करें तो 1,93,752 रुपीज़ का एक्चुअली इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, जिसके अंदर हमें 879 शेयर्स हमें मिलेंगे टोटल। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और एक आईडी से कोशिश करें कि एक आईडी से हम मैक्सिमम 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा अप्लाई करना और चाहते हैं कि आपके चांस बढ़े, तो आपको अलग अलग आईडी से अप्लाई करना चाहिए जिनके पैन नंबर्स अलग अलग हों। तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, आप चाहते हैं कि आगे अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सी फर्म्स हैं, ज़ीरोधा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ आगे जा करके। आगे हम इसमें देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स के अंदर ही कि आईपीओ कब आ रहा है और कैसे उसके अंदर कब कब अप्लाई करना है, क्या उसके अलॉटमेंट्स हैं। अगर देखा जाए तो ओपनिंग डेट जो है वो 21 दिसंबर को ये आईपीओ की ओपनिंग डेट है। और इसके 2 दिन बाद करीब तीसरे दिन, ये करीब शाम को 4 से 5 के अप्रॉक्स 23 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आपके पास करीब 3 दिन है। अभी कल से आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो आप इन 3 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 28 दिसंबर इसकी डेट है। और अलॉटमेंट जिन लोगों को हो जाएगा, उसके बाद में अगर जिनको नहीं हो सकता है, अलॉटमेंट नहीं हो पाया, सॉरी, अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए आपको रिफंड नेक्स्ट डे 29 दिसंबर को हो जाएगा। और 30 जो दिसंबर है उस दिन जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला है उनके अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाएगा। और फाइनली इसकी लिस्टिंग डेट इस साल के आखिरी तारीख 31 दिसंबर को है। तो हम देख सकते हैं 31 दिसंबर को जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है लिस्टिंग की। तब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या गिरावट रहती है, क्या गिरावट रह सकती है आगे, क्योंकि मार्केट्स में कई चीज़ों के अभी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स के, ओमिक्रॉन के। तो देखना पड़ेगा गिरावट कितनी ज़्यादा अप और डाउन रह सकती है, क्योंकि हमने और शेयर्स में भी और आईपीओज़ में भी देखा कि शुरू में काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट रहा, पर जब से मार्केट टूटा है उनके ग्रे मार्केट्स करीब हाफ हो चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी के साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की अगर बात करें अभी करंटली, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 तारीख की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 18% के अप्रॉक्स था, करीब 40 रुपये ऊपर का हम कह सकते हैं। तो करीब 216 रुपये का भाव चल रहा है इसका जो रहेगा, और उसके हिसाब से 256 रुपये तक आपको मिलने की ज़रूरत थी। 17 के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डे की 18 तारीख की,
तो 18 तारीख के अप्रोक्स सेम उसने वही मेंटेन रखा, कंटिन्यूटी बनाई रखी, 40 रुपये के आसपास ही उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा। लेकिन 19 तारीख के आसपास थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिली, 16% के अप्रॉक्स, करीब 2% की गिरावट, और 35 रुपये के आसपास हमें ये देखने को मिला है। और अगर आप 20 तारीख की बात की जाए फाइनली, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसमें गिरावट थोड़ी सी जारी रही है और 30 रुपये के आसपास इसमें मिला है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 216 रुपये में एक लॉट में और आपका मिलता है आईपीओ, तो आपको 246 रुपये मिलते अगर आज आपका आईपीओ अलॉट होता तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम है भी नहीं, और जो है भी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है ये मार्केट का इम्पैक्ट है या लोगों का इंटरेस्ट है, ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा दोनों चीज़ें। ये हमने बात की दोस्तों हमारे सीएमएस इन्फो सिस्टम की, क्या कंपनी है, क्या वर्क कर रही है, क्या रेवेन्यू सिस्टम है, क्या ग्रोथ कर रहा है रेवेन्यू सिस्टम, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं। अब लास्ट में हम एक बार अपडेट देखते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस की क्या आईपीओ की अपडेट्स चल रही हैं दोस्तों। तो 17 तारीख को जैसे कि बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की, तो काफ़ी अच्छा 105% के आसपास, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत हाई रिटर्न्स इसके देखने को मिले हैं, क्योंकि लाइफ साइंस के अंदर फार्मास्यूटिकल की इंग्रेडिएंट्स की कंपनी है, हम जानते हैं। और इसके अंदर इसका पिछले 1-2 साल में जो हमने कंडीशंस देखी हैं, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स और लाइफ साइंस रिसर्च की कंपनीज़ में लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है, और जो उनके शेयर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में ऐसी कंपनीज़ के, उनके शेयर्स भी काफ़ी हाई गए हैं। देन अगर 18 दिसंबर की बात करें तो ये मार्केट थोड़ा सा जीएमपी डाउन हुआ है और 80% के अप्रोक्स रहा है, बट फिर भी काफ़ी बेहतर रहा है हम कह सकते हैं। 19 दिसंबर को ये जीएमपी काफ़ी गिर के नीचे 58% के अप्रोक्स आ गया है। तो कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन में काफ़ी गिरावट देखने को पड़ी, क्योंकि मार्केट के अंदर भी गिरावट चल रही है। उसके बाद फाइनली अगर आज की बात की जाए तो आज काफ़ी गिरावट के बाद करीब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 32% या 33% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, मतलब 90 रुपीज़ के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 2 से 3 दिन में 105 से लेके 32% तक ये अप्रॉक्स आया है। तो मतलब काफ़ी मार्केट का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है, या लोगों का रुझान कम हुआ है, हम ये कम्प्लीटली कह नहीं सकते, क्योंकि पहले इसका मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा रहा है। अगर लोगों का इस पर थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता तो कह सकते हैं हम शुरू से ही उतना अच्छा हमें इसका जीएमपी देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही इफ़ेक्ट है जो सभी कंपनीज़ के आईपीओस पे आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जैसा कि देखा कंपनीज़ के सारे अपडेट्स, सुप्रिया लाइफ साइंस के भी, और साथ के साथ में सीएमएस कंपनी के बारे में भी देखा दोस्तों कि क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या उसके रेवेन्यूज़ हैं, किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, कैश मैनेजमेंट में कंपनी काम कर रही है, एटीएम कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आप लोगों को इनके ऊपर और रिसर्च करनी है, आप लोगों को और ध्यान देना है इसके ऊपर कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और सुप्रिया लाइफ साइंस के जीएमपी को हम और अपडेट करते रहेंगे, जब उसकी लिस्टिंग होगी तब तक हम आपको कोशिश करेंगे कि इसकी अपडेट देते रहें, और आगे भी सीएमएस इन्फो सिस्टम की ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की भी हम लोग अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में जाना, उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में हमने जाना, और जैसा कि हमने देखा कि ये कैश मैनेजमेंट की कंपनी है, एटीएम पॉइंट्स लगाती है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। पिछले उसके रेवेन्यूज़ को देखें तो रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे रहे, पर हमें ये भी देखना है कि मार्केट के अंदर डिजिटलाइजेशन आ रहा है, चाहे वो ट्रांजेक्शन्स को लेके हो, चाहे फंड मैनेजमेंट को लेके हो। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी कि क्या ऐसी कंपनियों का भविष्य आगे हो सकता है। और जैसा कि हमने लाइफ साइंस, सुप्रिया लाइफ साइंस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जाना कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, पर मार्केट में गिरावट के कारण हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पे भी पड़ा है। इसलिए उसका ग्रे जीएमपी जो है वो 58% से 32% तक आ गया। तो आगे भी हमें ये अपडेट्स लेती रहनी पड़ेंगी, और इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे वेबसाइट bazaarajtak.com पे भी विज़िट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत से अकाउंट जैसे एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक, इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिंक पर जा करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आईपीओ और मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।